नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल इन दिनों तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो राज्य कभी ममता बनर्जी के पूर्ण नियंत्रण में माना जाता था, वहां अब अनिश्चितता और चिंता का माहौल पैदा होता दिख रहा है। खुद ममता बनर्जी भी शायद इस बात को महसूस कर रही है कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो भी राजनीतिक दांवपेच उन्होंने आजमाए वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार मुकाबला केवल चुनावी नहीं रह गया है, अब इसमें केंद्र सरकार की सक्रियता, जांच एजेंसियों की तेज कार्रवाई और चुनाव आयोग की सख्ती ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीतिक मौजूदगी ने भी इस माहौल को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। सबसे पहले बात करें चुनावी प्रक्रिया की। चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नए नियमों और सख्ती के चलते वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है। खास तौर पे डाउटफुल वोटर की पहचान और उनकी छटनी ने कई इलाकों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 27 लाख संदिग्ध वोटरों में से लगभग 15 लाख वोट काटे गए और यह कटौती मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों में हुई जहां टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और 24 परगना। जहां टीएमसी का एक तरफा वर्चस्व हुआ करता था, वहां अब समीकरण बदल गया है। इन इलाकों में पहले टीएमसी का दबदबा इतना मजबूत था कि लगभग 90% सीटों पे उनकी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। यह 5 जिले जहां पे ममता बनर्जी पूरा किला बना के रखी थी कि 90% सीटें तो हमारी ही होगी, उन जगहों पर भी इक्वेशन बदल गया है। जो तरीके चुनाव आयोग ने आगे लगाए, जो ब्रेक लगाया इनकी किलेबंदी के ऊपर, इनके डेमोग्राफी चेंज के बाद की बदली हुई परिस्थिति के ऊपर, उसके कारण इन 5 जिलों के 107 विधानसभा सीटों में ममता बनर्जी का इक्वेशन खराब हो गया। इन्हीं 5 जिलों से आगे जो डाउटफुल वोटर की लिस्ट आई थी, उसमें 27 लाख में से 15 लाख वोट कटे हैं। इन्हीं 5 जिलों से और ममता बनर्जी बूथ बाय रिपोर्ट मांग रही है कि पहले इसके जो चुनाव हुए थे 2021 में, उसमें हर बूथ पे हमारे वोट कितने थे और इस बीच जिन बूथों पे हमारा 90% पोल हुआ था, उन जगहों पे इस बार वोट कितने बचे हैं, कितने कटे हैं। ये सारी रिपोर्ट में उलझी हुई है कोलकाता की 14 सीटों पे जहां टीएमसी का कब्जा था। वहां लगभग 6 लाख फर्जी वोट काटे गए हैं। रोचक तथ्य यह है कि टीएमसी की जीत का मार्जिन भी लगभग इतना ही था। इससे स्पष्ट होता है कि पिछले चुनावों में फर्जी वोटिंग की कितनी बड़ी भूमिका रही होगी। वोटर लिस्ट के फ्रीज होने के बाद टीएमसी के युवराज अभिषेक बनर्जी ने एक तरह से सरेंडर मोड में है, क्योंकि फर्जी वोटों के हटने से जीत का गणित पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। ममता बनर्जी लगातार बूथ स्तरीय रिपोर्ट मांग रही हैं ताकि यह समझा जा सके कि आखिर उनके समर्थकों के वोट कटे हैं या विपक्षी वोटरों पर भी असर पड़ा है। लेकिन इस विश्लेषण से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनके किले में दरार पड़ चुकी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और एजेंसियों की सक्रियता ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित घोटाले से जुड़े कई नेताओं और अधिकारियों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ऊपर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले से ही आरोपों का सामना कर रहे पार्थ चटर्जी को भले ही पिछले साल जमानत मिल चुकी हो, पर जमानत पर बाहर आए हैं और बाहर आने के बाद सोचने लगा है कि अब क्या है, अब तो हम जेल जा ही नहीं सकते, अब तो हमारे खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती। ईडी उनसे पूछताछ के लिए बार बार समन भेज रही थी। 3 बार समन भेजने के बावजूद सहयोग न करने पर एजेंसी खुद उनके घर पहुंच गई और कई दस्तावेज खंगाले गए। ईडी अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या शिक्षा मंत्री अकेले ही सैकड़ों करोड़ का गबन कर गए या इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ की भी कोई भूमिका थी। क्या यह पैसा पार्टी फंड में गया था, अभिषेक बनर्जी तक पहुंचा था, या जो पूरे घोटाले हुए हैं तो क्या सारा पैसा आप अकेले खा गए, अपने गर्लफ्रेंड के साथ यह सारा घोटाला कर लिए, या फिर इसमें और मंत्री फंसे हुए हैं, या फिर मुख्यमंत्री की कोई भूमिका भी है। ये सारी बातें तो अभी पर्दे के पीछे ही है। अभी वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ममता बनर्जी अभी भी पावरफुल है। अगर हम आगे कुछ और लोगों का नाम ले लिया, टीएमसी के कुछ नेता और फंस गए, या फिर ममता बनर्जी के बारे में कुछ रिवील कर दिया, तो फिर हमें छोड़ेगा नहीं।
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अलग अलग घोटाले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ईमानदार हैं। सत्येंद्र जैन बेईमान हो सकता है, मनीष सिसोदिया बेईमान हो सकता है, विजय नायर बेईमान हो सकता है, संजय सिंह भी बेईमान हो सकता है, लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं। इन लोगों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पोर्टफोलियो अपने पास रखे नहीं है। ममता बनर्जी तो सारे पोर्टफोलियो भी रखी है, उनका दबाव भी है मंत्रियों के ऊपर। एक भी ऐसा मंत्री नहीं जो ममता बनर्जी के पूछे बिना कोई फैसला ले सके। तो ऐसे में पार्थ चटर्जी तो बताएगा ही, आज न कल बताएगा कि ममता बनर्जी के साथ क्या डील हुई थी। इस पूरे घोटाले में जो सैकड़ों करोड़ रुपए यह वसूले गए, क्या पार्थ चटर्जी अकेले खा गया, या फिर पार्टी फंड में कितना पैसा दिया, या फिर सीएम ऑफिस में कितना पैसा भेजा। ईडी की छापेमारी से बंगाल की जनता के जहन में फिर से वही दृश्य ताजा हो गया है, या फिर अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की आड़ में कितना पैसा वसूली किया, ये सारी जानकारियां तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी ईडी ने लगातार 3 समन भेजे पार्थ चटर्जी के पास, कि एक समन भेजा कि आप पूछताछ के लिए आओ, कोऑपरेट करो, लेकिन पार्थ चटर्जी ने इसको इग्नोर कर दिया। दूसरा समन भेजा, फिर वो इग्नोर कर दिया। तीसरा समन भेजा, फिर भी इग्नोर कर दिया। तो कितने दिन इग्नोर करोगे? ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई और फिर दस्तावेज खंगालना शुरू हुआ। कुछ दस्तावेज तो मिले, लेकिन पार्थ चटर्जी से पूछताछ घंटों हुई और उसके बाद कहा गया अगली बार से जब बुलावा आएगा तो आना पड़ेगा। जमानत मिली, यह आरोप से मुक्ति नहीं मिली है, अभी सजा तो होनी बाकी है। ईडी ने इसके अलावा इसी तरह प्रसन्न कुमार राय जैसे अन्य नाम भी जांच के घेरे में है। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि जांच एजेंसियां इस मामले को पूरी गहराई तक ले जाने के मूड में है। आईपैक के प्रतीक जैन के खिलाफ भी जांच तेज हो गई है। चुनावी रणनीति बनाने वाली इस संस्था पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप है। प्रतीक जैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट की संभावना ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। जब सेनापति यानी कि पार्थ चटर्जी जैसे नेता और रणनीतिकार प्रतीक जैन खुद जांच के दायरे में हो, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। उधर एनआईए भी मालदा और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 50 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इन गिरफ्तारियों ने यह साफ कर दिया है कि हिंसा को अब केवल स्थानीय घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा समझा जा रहा है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2021 चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में हेरफेर हुआ था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं माहौल को और गर्म कर रही है। इस बीच अमित शाह ने बंगाल में 15 दिनों तक रुककर सीधे लोगों से संपर्क साधने की रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने बंगाल में अगले 15 दिनों के लिए अपना टेंट तंबू गाड़ लिया है। वे जिलों में नाइट स्टे कर रहे हैं और सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। उनका यह कदम केवल चुनावी प्रचार नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पे फीडबैक लेने और माहौल को समझने का प्रयास भी है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी लगातार भ्रष्टाचार खत्म करने का संदेश दिया जा रहा है। इससे यह नैरेटिव मजबूत हो रहा है कि केंद्र सरकार बंगाल में बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अमित शाह और पीएम मोदी ने बंगाल में यह नैरेटिव सेट कर दिया है कि भ्रष्टाचारी सरकार अब नहीं रहेगी। मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां अक्सर हिंसा की खबरें आती थी, वहां बीएसएफ के अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं। बॉर्डर इलाकों में सेंट्रल फोर्सेज का फ्लैग मार्च चल रहा है, जिससे दंगा फैलाने वाले तत्वों में डर का माहौल है। मालेदा हिंसा और अन्य दंगों की जांच कर रही एनआईए ने अब तक 35 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और 51 को नोटिस भेजा है। यह उन लोगों का नेटवर्क है जिनके दम पर टीएमसी भीड़ तंत्र का संचालन करती थी। इन सभी घटनाओं को मिलाकर देखें तो साफ लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सिस्टम बनाम सिस्टम की लड़ाई बन गया है। एक तरफ राज्य सरकार है तो दूसरी तरफ केंद्र की एजेंसियां और राजनीतिक ताकत। 2026 का बंगाल अब वह नहीं है जहां पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी। अब बीएसएफ, एनआईए और ईडी की मौजूदगी ने सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। ममता बनर्जी के लिए अब यह केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन गई है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या यह बदलाव केवल माहौल तक सीमित रहेगा
या इसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखेगा? क्या ममता बनर्जी इस चुनौती से उबर पाएंगी या यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन दौर साबित होगा? एक बात जरूर साफ है, बंगाल में खेला अब एक तरफा नहीं रहा। इस बार खेला का मैदान बराबरी का हो गया है और परिणाम पूरी तरह अनिश्चित है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।